नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 1 रुपए की डकैती। 1 रुपए की डकैती, लेखक अनिल मोहन। क्या था उस 1 रुपए में, जिसे पाने के लिए जाने कितनी मौत के मुंह में जा चुके थे, और अब देवराज चौहान उस 1 रुपए डकैती के लिए मौत की बाजी लगाने जा रहा था। पिछले 2 दिनों से जगमोहन पूरी तरह तनाव में घिर चुका था। देवराज चौहान 12 बजे के करीब किसी काम के लिए कार पर निकला था और उसके बाद वापस नहीं लौटा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देवराज चौहान को रात गए तक तो हर हाल में लौट आना चाहिए था। देवराज चौहान का वापस न आना ही जगमोहन के लिए भारी परेशानी का कारण था। 2 दिन से देवराज चौहान कहाँ था उसे नहीं मालूम था। वह कहाँ गया था यह भी नहीं जानता था। मालूम होता तो उसकी तलाश पर निकल चुका होता। अब उसे तलाश करे भी तो कहाँ। लेकिन इस तरह हाथ पर हाथ रखे भी वह नहीं बैठ सकता था। देवराज चौहान को उसने यूं ही इधर उधर तलाश करने की सोची कि शायद उसकी कोशिश कुछ रंग ले आए। जगमोहन की सोच इस विचार तक पहुंची ही थी कि पोर्च में कार रुकने की आवाज आई। जगमोहन एकाएक सतर्क सा नजर आने लगा। उसकी सिकुड़ चुकी आंखें बंगले के मुख्य द्वार पर जा टिकी। जूतों के कदमों की आहट उसके कानों में पड़ने के पश्चात उसे देवराज चौहान नजर आया। जगमोहन के चेहरे पर राहत के भाव आने लगे। देवराज चौहान के शरीर पर मौजूदा कपड़े मैले से हो रहे थे। हाव भाव में भी थकान के भाव झलक रहे थे। आगे बढ़ते हुए जगमोहन को देखकर वह मुस्कुराया। जगमोहन अपने चेहरे पर उखड़ेपन के ढेर सारे भाव ले आया। 2 दिन से कहाँ थे? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। व्यस्त था। गहरी सांस लेकर देवराज चौहान कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। व्यस्त थे तो खबर कर सकते थे, फोन कर सकते थे। फुर्सत नहीं मिली। देवराज चौहान ने कष्ट देते हुए स्थिर स्वर में कहा। फुर्सत नहीं मिली और यहाँ मुझे चिंता खाए जा रही थी कि तुम्हें कुछ हो न गया हो। मैं जानता था। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। क्या? यही कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही होगी। जगमोहन ने होठ खींच लिए। देवराज चौहान चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा। 2 दिन तुम रहे कहाँ, जबकि जाते समय तो तुम्हारा इतनी देर बाहर रहने का कोई इरादा नहीं था। ठीक कहा तुमने, बस अचानक ही। क्या अचानक ही? जगमोहन ने उसकी बात काटकर तीखे स्वर में पूछा। मैं थका हुआ हूँ, देवराज चौहान उठते हुए बोला। आराम करने के बाद तुमसे। नहीं, मैं अभी जानना चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए गए और कुछ दिन अचानक कहाँ व्यस्त हो गए, वह भी इतने कि मुझे फोन पर खबर नहीं दे सके। देवराज चौहान ने जगमोहन के नाराजगी भरे चेहरे को देखा, फिर बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। डकैती का मामला सामने आ गया है। डकैती? जगमोहन चौंका। हाँ, उसी सिलसिले में एकाएक व्यस्त हो गया कि। छोड़ो बाकी बातों को। जगमोहन सब कुछ भूलकर व्याकुलता भरे स्वर में कह उठा। डकैती में माल कितना मिलेगा? शायद सुनकर तुम बर्दाश्त न कर सको। देवराज चौहान अजीब से लहजे में कह उठा। कर लूंगा, मैं बड़ी से बड़ी दौलत को भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। तुम बोलो, डकैती में कितना माल मिलेगा? 1 रुपया, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन एकाएक कुछ कह न सका। देवराज चौहान को देखता रहा। कितना बोला तुमने? शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। 1 अरब रुपया? 1 अरब नहीं, देवराज चौहान मुस्कुराया। मैंने 1 रुपया कहा है। 1 रुपया? हाँ। डकैती में? जगमोहन की आवाज़ में तीखापन झलका। हाँ, और बचने के चांसेस सिर्फ 10% हैं। 90% चांस हैं कि मौत ही हासिल हो। या तो तुम पागल हो गए हो या फिर मेरे कान खराब हो गए हैं जो मैं गलत सुन रहा हूँ। मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। देवराज चौहान का स्वर शांत हो गया था। हम जल्दी ही 1 रुपए की डकैती करने जा रहे हैं, जिसमें सफलता ना के बराबर और असफल होने की संभावना पूरी है। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि इस डकैती में हमें मौत भी मिल सकती है। लेकिन जगमोहन ने कहना चाहा। बाकी बातें बाद में, अभी मैं आराम करना चाहता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान वहाँ से हट गया। जगमोहन हक्की बक्की हालत में खड़ा रहा। वह जानता था कि देवराज चौहान कभी मजाक नहीं करता, परंतु इस वक्त जो वह कह गया था उसका मतलब अभी तक उसकी समझ में नहीं आया था। देवराज चौहान करोड़ों अरबों से कम की डकैती करना पसंद नहीं करता था, लेकिन इस समय वह 1 रुपए की डकैती करने को कह रहा था, जिसमें मरने के चांसेस ज़्यादा थे।
सिर्फ 1 रुपया? जगमोहन के चेहरे की हालत देखने लायक थी। देवराज चौहान की आंख 4 बजे खुली। बाहर धूप और गर्मी का मौसम कहर ढा रहा था। जगमोहन बेड से कुछ दूर कुर्सी पर बैठा उसके उठने का इंतजार कर रहा था। इस समय उसका चेहरा शांत था और शांत चेहरे से स्पष्ट नजर आ रहा था कि वह अपनी उत्सुकता को कठिनता से दबाए हुए है। जगमोहन को इस तरह बैठे देखकर देवराज चौहान के होठों पर बरबसी मुस्कान उभरी। उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और बेड से नीचे उतरता हुआ बोला, मेरे सिर पर इस तरह बैठने की क्या जरूरत थी? आराम कर लिया। 2 दिन से आराम ही कर रहा हूँ। जगमोहन बेचैनी भरे अंदाज में पहलू बदलता हुआ बोला। अच्छा किया, क्योंकि आने वाले दिनों में अब आराम नहीं मिलने वाला। देवराज चौहान मुस्कुराया। 1 रुपए की डकैती की बाबत बात कर रहे हो? हाँ, यह 1 रुपए की डकैती है क्या भला? तुम? अभी बताऊंगा, मुझे नहा धो लेने दो। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। चाय के साथ स्नैक्स का इंतजाम करो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहते हुए देवराज चौहान कमरे के बाहर की तरफ बढ़ा। जो भी हो, एक बात कान खोलकर सुन लो। जगमोहन एकाएक झुंझलाकर कह उठा। 1 रुपए की डकैती जैसी बेकार की बात मेरे सामने मत कहना। करोड़ों का माल हो तो तुम्हारी बात में मेरी दिलचस्पी रहेगी। देवराज चौहान ठिठका। जगमोहन को देखा। पूरी बात सुनने के बाद तुम 1 रुपए की डकैती के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दोगे, जैसे कि मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का फैसला कर चुका हूँ। देवराज चौहान के स्वर में विश्वास का भाव था। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। 1 रुपए की खातिर मैं ऐसा करूंगा? देवराज चौहान ने अजीब से भाव में उसे देखते हुए सिर हिलाया। सवाल ही पैदा नहीं होता। जगमोहन की आवाज में अविश्वास से भरे दृढ़ता के भाव थे। सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। देवराज चौहान के स्वर में विश्वास का भाव था। जगमोहन ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मामला क्या है? चाय और स्नैक्स? कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। कुर्सी पर बैठे ही बैठे जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। जगमोहन बेटे। जगमोहन गहरी सांस लेकर बड़बड़ा उठा। मामला कुछ गहरा लग रहा है। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। कुछ खा लेने के पश्चात चाय का घूंट सुकून से भरा था। नहाने के पश्चात वह खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था। जगमोहन टेबल के पार कुर्सी पर बैठा उसे ही देखे जा रहा था। उसका चाय का प्याला टेबल पर पड़ा था। देवराज चौहान उसकी व्याकुलता को बखूबी समझ रहा था। तुम 1 रुपए की डकैती की बात कर रहे थे। उसे कुछ न कहते पाकर जगमोहन उखड़े स्वर में कह उठा। वही बताने जा रहा हूं। तो बताओ भी। जगमोहन ने व्याकुलता से कहा। परसों जब मैं यहां से निकला तो देवराज चौहान चाय का घूंट भरते हुए कह उठा। इत्तेफाक से रास्ते में लाल बत्ती होने पर कार रोकी तो करीब आ खड़ी हुई टैक्सी में वानखेड़े मौजूद था। वानखेड़े? इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े? जगमोहन के होठों से हैरानी से भरा स्वर निकला। हाँ, इंस्पेक्टर वानखेड़े। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसने मुझे देखा तो फौरन अपनी टैक्सी छोड़कर मेरी कार में आ बैठा। मैंने कोई ऐतराज नहीं किया। ग्रीन सिग्नल होने पर मैंने कार आगे बढ़ा दी। लेकिन वानखेड़े तो तुम्हें हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहता है। वह कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता कि जहां तुम उसके हाथ लग सको। जगमोहन ने होठ भींचकर कहा। ठीक कहते हो। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में मेरी फाइल उसके हवाले है। मुझे पकड़ना उसकी ड्यूटी है। लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ है कि मुझ पर हाथ डालना इतना आसान नहीं। बंबई में वानखेड़े क्या कर रहा है? ऑफिस के किसी काम से आया है। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। फिर क्या हुआ? वानखेड़े बेहद दोस्ताना ढंग से पेश आया और अपना 15 करोड़ मांगने लगा, जो कि मैं उसका देनदार हूँ। और साला, जगमोहन मुंह बनाकर कह उठा। पूछा नहीं कि 15 करोड़ संभाल लेगा? मैंने उसका देना है। एक तरह से उसका हिस्सा समझो। जब वह मेरे काम आया, मेरी सहायता। वह हमारे काम नहीं आया, बल्कि मौके का फ़ायदा उठाता रहा। उसका निशाना तो तुम रहे। वह तुम्हें पकड़ना चाहता था हर बार। लेकिन जब उसने देखा कि अभी तुम पर हाथ डालना संभव नहीं, तो मौके पर तुम्हारे सामने खड़ा होकर किसी न किसी तरह डकैती के माल में से अपना हिस्सा तय कर लेता। और इस तरह, जो भी हो, मैं उसके 15 करोड़ का देनदार तो हूँ ही। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा। लेकिन मेरे यह कहने पर
कि 15 करोड़ का इंतजाम करने में 10 दिन लग जाएंगे, 10 दिन बाद की कोई जगह तय कर ले, पैसा उसे मिल जाएगा। तो कहने लगा, वह 15 की अपेक्षा एक साथ 50 करोड़ लेने का ख्वाहिशमंद है। क्या? जगमोहन के चेहरे पर जहरीले भाव उभरे। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत भाव थे। उसने जो कहा वह सच है, मैं अच्छी तरह मालूम कर चुका हूँ। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, और अगर हम सफल हो जाते हैं तो वानखेड़े 15 के बदले 50 करोड़ का हकदार बन जाएगा। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। क्या कहता है? हिंदुस्तान के खास हिस्से में कई सदियों से एक बाज जाति चली आ रही है। बाज जाति शायद इसलिए नाम पड़ा कि उस जाति का बच्चा बच्चा खतरनाक है और दुश्मन का शिकार बाज की तरह करना जानता है। बाज जाति बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। बाहरी लोगों को वह पसंद नहीं करती। इस जाति में शायद ही कुछ लोग हों जो सभ्य भाषा को जानते हों। यह जानते हुए भी कि बाज जाति के लोग सभ्य लोगों को देखते ही खत्म कर देंगे, इस पर भी कई जाबाज वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाज जाति सदियों से अपने पुरखों के खजाने की रखवाली कर रही है। वह खजाना सुना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। उस खजाने की रक्षा के लिए बाज जाति अपनी जान तक देने को तैयार रहती है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि जब तक पुरखों का खजाना उनके पास सुरक्षित रहेगा, वे लोग सलामत रहेंगे। देवता की कृपा उन पर रहेगी। अगर वे खजाने की रक्षा नहीं कर पाए तो देवता का कहर उन पर टूटेगा और वे सब खत्म हो जाएंगे। उसी खजाने को पाने की खातिर लोग वहां जाते हैं और फिर कभी जिंदा नहीं लौटते। ओह! जगमोहन के होठों से उत्सुकता भरी गहरी सांस निकली। बाज जाति तक पहुंच पाना भी असंभव सा है, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। कोई ही इत्तेफाक से वहां तक पहुंच पाता है और बाज जाति के हाथों खत्म हो जाता है। लेकिन एक आदमी जिंदा बच निकला था अपनी जान बचाकर। जय किशन नाम था उसका। खजाने तक जैसे तैसे वह पहुंच गया, लेकिन खजाने को छू भी नहीं पाया और मौत उसके सिर पर थी। किस्मत वाला निकला जो जिंदा बच गया। परंतु उसने वहां जाने क्या देखा, जो कि वापस आकर हर रात चीख कर नींद से उठ बैठता था। खौफ और भय से थर थर कांपने लगता था। पूछने पर कुछ नहीं बताता था और 6 महीने बाद वह इन्हीं हालात में घिरा मर गया। जगमोहन की निगाह एक टक देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान शांत गंभीर स्वर में कहे जा रहा था, लेकिन मरने से पहले उन 6 महीने में जय किशन ने बाज जाति तक पहुंचने का नक्शा बनाया, 1 रुपए के सिक्के पर। और 1 रुपए के सिक्के पर? हाँ। कैसे? 1 रुपए के बड़े सिक्के की उसने बेहद कारीगरी के साथ दोनों तरफ की परतों को खुरचकर नीचे का हिस्सा बिल्कुल प्लेन किया और उस पर महीन रेखाओं से दोनों तरफ बाज जाति तक पहुंचने का रास्ता बनाया। उसके बाद सिक्के की उधेड़ी परतों को वापस चढ़ाकर उसे फिर ऐसा कर दिया कि वह अपने आप में पूर्णतः 1 रुपए का सिक्का लगे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसके साथ छेड़खानी की गई है। जगमोहन होठ सिकोड़े देवराज चौहान को देखे जा रहा था। यह सब वानखेड़े ने बताया? हाँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जय किशन ने 1 रुपए का वह सिक्का सब कुछ समझाकर अपने बेटे मनोहर को दे दिया। इस बात के 10 मिनट बाद ही जय किशन मर गया था। वह 6 साल पहले की बात है। हाँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अब मनोहर के पास बाज जाति के खजाने का नक्शा था। किसी तरह उस नक्शे को समझकर वह खजाने तक पहुंच सकता था, लेकिन बीच में खूंखार बाज जाति खड़ी थी। अपने पिता की हालत वह देख ही चुका था, इसलिए बाज जाति के खजाने तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मनोहर उस 1 रुपए के सिक्के की अहमियत यानी कि उसकी कीमत अच्छी तरह से जानता था। उसके लिए वह सिक्का ही किसी खजाने से कम नहीं था। आखिरकार मनोहर ने सिक्के पर बने खजाने के नक्शे को बेचने की सोची। ओह! अंडरवर्ल्ड के कई बड़े बड़े सूरमा थे जो बाज जाति के खजाने के बारे में सुन चुके थे। क्योंकि मनोहर का पिता जय किशन अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखता था, इसलिए मनोहर के लिए वे लोग नए नहीं थे। मनोहर ने खजाने के नक्शे का सौदा उनसे करने की चेष्टा की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। किसी ने उस नक्शे को बोगस समझा तो किसी ने उसकी कीमत बहुत कम लगाई। मनोहर 2 साल भटकता रहा और फिर उसका खजाने के नक्शे वाला सिक्का बिका, पूरे 1 करोड़ में। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। किसने खरीदा? मीर सिंह चावला ने।
मीर सिंह चावला? जगमोहन के होठों से निकला। वह साला एक नंबर का हरामी जो बचपन में वेटर की नौकरी करता था और ओवर टाइम के नाम पर बर्तन साफ करता था। उसके बाद छोरेबाजी से अपनी जिंदगी शुरू की और बम्बई का अंडरवर्ल्ड डॉन बन बैठा। 10 साल डॉन बने मीर सिंह चावला ने अरबों खरबों की दौलत इकट्ठी की और अंडरवर्ल्ड से किनारा करके चैन की जिंदगी जीने लगा। तब तो साला इनकम टैक्स देकर शरीफों की गिनती में आ चुका होगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, उसी मीर सिंह चावला ने बाज जाति के खजाने का नक्शा मनोहर से 1 करोड़ में खरीदा। 1 रुपए का सिक्का 1 करोड़ में बिका? जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहा। कुछ भी कह सकते हो। देवराज चौहान का स्वर गंभीर हो गया। उसके बाद मीर सिंह चावला जैसे इंसान ने 2 एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर सिक्के पर बने नक्शे को आसान ढंग से कागजों पर उतारा। इस तरह की कोई अनाड़ी भी अक्षय के उन रास्तों पर चलकर बाज जाति में मौजूद खजाने तक पहुंच सके। मीर सिंह ने अपने खतरनाक से खतरनाक आदमी बाज जाति की तरफ भेजे ताकि नक्शे के दम पर वह खजाने तक पहुंचे और खजाना ला सके। लेकिन जो गया वापस नहीं लौटा। 3 सालों में मीर सिंह चावला ने न जाने अपने कितने आदमी गंवाए। इसी से मीर सिंह समझ गया कि बाज जाति से खजाना ला पाना संभव नहीं। 2 बार तो वह खुद अपने आदमियों के साथ गया था, लेकिन एक सीमा से आगे नहीं बढ़ता था। वहां से उसके आदमी आगे बढ़ जाते थे और वह 15-20 दिन उनका इंतजार करके वापस लौट आता था। बहरहाल मीर सिंह चावला ने इस काम को असंभव जानकर बाज जाति तक पहुंचने का कागज पर बना नक्शा फाड़कर खत्म कर दिया। और वह 1 रुपए का सिक्का? देवराज चौहान बेहद गंभीर नजर आने लगा। मीर सिंह चावला के हवेली नुमा बंगले में उसके बेडरूम की तिजोरी में मौजूद है। ऐसी तिजोरी जिस तक पहुंच पाना संभव नहीं, पहुंच गए तो उसे खोल पाना संभव नहीं। 10 पहरों के पार वह तिजोरी है और उसका एक पहरा तोड़ पाना भी संभव नहीं। ऐसा है? ऐसा ही है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। वानखेड़े से जानकारी मिलने के पश्चात मैंने सब बातों की जानकारी हासिल की। मनोहर से भी मिला। मीर सिंह चावला के बारे में ताज़ा जानकारी मालूम की। उसके बाद ही यह सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ। इसी कारण 2 दिन बेहद व्यस्त रहा। जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। उस तिजोरी तक कैसे पहुंचा जा सकता है? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर जगमोहन को देखा। वह जगह मीर सिंह चावला जैसे इंसान की है। अब तुम ही सोचो कि वहां कुछ किया जा सकता है। मैं सब समझ रहा हूँ, फिर भी बताओ, मीर सिंह के यहाँ क्या क्या इंतज़ाम है? मीर सिंह के यहाँ के इंतज़ाम पूरे तौर पर मुझे मालूम है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ वह तुम्हें बता रहा हूँ। सब कुछ बीते 2 दिनों में ही मालूम किया है। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। शहर के किनारे पर स्थित मीर सिंह चावला का हवेली नुमा बंगला 5000 वर्ग गज की जगह में है। बीचों बीच विशाल बंगला है और हर तरफ जगह खाली। मुख्य गेट के अलावा उस जगह की 4 दीवारी 12-12 फीट की है। मुख्य गेट पर हर वक्त 24 घंटे 4 गनमैन मौजूद रहते हैं। भीतर बंगले के चारों तरफ गनमैन फैले रहते हैं। शिफ्टें बदलती रहती हैं, लेकिन गनमैनों की संख्या कम नहीं होती। रात को वहां गनमैनों के साथ साथ शिकारी कुत्ते भी पहरे देते हैं, जो किसी अजनबी को देखते ही चीर फाड़ कर सुखा देते हैं। बंगले के भीतर भी खास खास जगह पर गनमैन मौजूद रहते हैं। यह सब इंतजाम मीर सिंह ने अपनी सुरक्षा के लिए कर रखे हैं, क्योंकि उसके 50 दुश्मन हैं जो उसकी जान लेने के ख्वाहिशमंद हैं। जगमोहन एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा था। वहां मौजूद हर गनमैन को आदेश है कि कोई भी अजनबी 4 दीवारी की हद से भीतर नजर आए तो उसे सिर्फ एक बार वार्निंग दी जाए। अगर वह हाथ खड़े करके सामने नहीं आता तो उसे शूट कर दिया जाए। खतरनाक इंतजाम है। आगे सुनो। वहां अभी और भी है, देवराज चौहान ने कहना जारी रखा। बंगले के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही अंदर आने वाला इंसान गुप्त तौर पर वहां लगे वीडियो कैमरों की जद में आ जाता है। बंगले का एक कमरा कंट्रोल रूम है। वीडियो कैमरों के जद में आने वाले इंसान की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आती है। वह हरदम निगाह में रहता है, बेशक बंगले के किसी भी हिस्से में चला जाए। अगर आने वाला किसी तरह कमाल दिखाकर जबरदस्ती भीतर आ पहुंचा है तो वीडियो कैमरे वाले कंट्रोल रूम से गनमैनों के कंट्रोल रूम में खबर दी जाती है। गनमैनों के कंट्रोल रूम में मौजूद गनमैन वॉकी टॉकी से बाहर पहरा दे रहे सब गनमैनों को भीतर की स्थिति की खबर देता है।
यानी कि वहाँ के सारे इंतजामों की कड़ी एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई है कि कोई भीतर प्रवेश कर नहीं सकता, कर जाए तो बच नहीं सकता। जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। मीर सिंह चावला बंगले की पहली मंजिल पर रहता है। जब भी बाहर निकलता है तगड़ी सिक्योरिटी में निकलता है। बुलेट प्रूफ कार होने पर भी गनमैन उसे घेरे रहते हैं। मीर सिंह के बेडरूम में विदेशी तिजोरी है जिसे पहले चाबी से खोलना पड़ता है, फिर कॉम्बिनेशन नंबर मिलाने पड़ते हैं, जो कि बेहद कठिन काम है। उस तिजोरी में 1 रुपये का वह सिक्का है जो उसे मनोहर ने 1 करोड़ में बेचा था, जिस पर जयकिशन ने बाज जाति के खजाने का नक्शा बनाया था। जगमोहन ने सोच भरे अंदाज में पहलू बदला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। मतलब कि उस 1 रुपये के सिक्के तक पहुंचना मुसीबत मोल लेना है। हाँ, पहले उस सिक्के को पाने की खातिर मीर सिंह चावला जैसे इंसान की मान में घुसकर अपने को खतरे में डाला जाए। किस्मत साथ दे जाए, वह सिक्का हाथ में आ जाए तो फिर बात जाति वालों के हाथों में अपनी गर्दन दे दी जाए कि सोच लो। देवराज चौहान बरबसी मुस्कुराया। 1 रुपये की डकैती करनी है कि नहीं? जगमोहन ने शरारती अंदाज में सिर खुजलाया। तुम बता रहे थे कि बात जाति में मौजूद खजाना दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही आया है। हालांकि यह बात बहुत कम गिनती के लोग ही जानते हैं। इतनी बड़ी दौलत के लिए खुद को खतरे में डाला जा सकता है। जगमोहन हौले से हंसा। मैं जानता था। क्या? तुम्हारी पूंछ दौलत की खुशबू पाते ही टेढ़ी हो जाती है, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। जगमोहन हंसकर रह गया। तो अब हमें मीर सिंह की तिजोरी में से 1 रुपये का सिक्का निकालना है, जो कि भारी खतरे का काम है। तिजोरी तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। कोई रास्ता तो खोलना पड़ेगा। खोलने तो पड़ेगा ही, कहते हुए देवराज चौहान के चेहरे पर दृढ़ता नाचने लगी थी। 4 दिन देवराज चौहान बेहद व्यस्त रहा। सुबह जल्दी निकल जाता और रात को अक्सर देर से लौटता। जगमोहन जानता था कि 1 रुपये की डकैती को लेकर देवराज चौहान व्यस्त है। उसके लायक कोई काम नहीं था। देवराज चौहान अकेले ही भाग दौड़ में व्यस्त था। उस वक्त देवराज चौहान बाहर जाने को था कि जगमोहन ने टोका। क्या कर रहे हो? कुछ मुझे भी तो पता चले। मीर सिंह के यहाँ मौजूद 1 रुपये की डकैती का रास्ता तलाश कर रहा हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। रास्ता मिला? अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता, कोशिश जारी है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। वह रुपया अपनी जगह पर पड़ा है और पड़ा रहेगा। ऐसे में हमें कोई जल्दी नहीं है। जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। फिर बोला, लेकिन वानखेड़े को इस सारे मामले की जानकारी कैसे मिली? वानखेड़े जब मुझसे मिला उससे 1 रात पहले ही उसे इन बातों की जानकारी हुई। दरअसल पुलिस कमिश्नर का डिनर मीर सिंह चावला के यहाँ था। पुलिस कमिश्नर के साथ डिपार्टमेंट के 2-3 और ओहदेदार डिनर पर मीर सिंह चावला के यहाँ पहुँचे तो उसी दौरान उस व्यक्ति को मीर सिंह के बंगले से पकड़ा गया, जो कि जाने कैसे बंगले के भीतर तक जाने में सफल हो गया था, परंतु कैमरे की आंख से खुद को न बचा सका और गनमैनों ने पकड़ लिया। यूं तो गनमैन उसे शूट करके उसकी लाश कहीं फेंक देते, परंतु पुलिस वालों की मौजूदगी की वजह से वह मनमानी नहीं कर सके। पुलिस कमिश्नर ने हेडक्वार्टर फोन करके पुलिस बुलाई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले गए। उस पर चोरी की कोशिश का इल्जाम लगा, परंतु पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर उस पर पुलिस ने सख्ती की तो उसने बताया कि वह वहां पर 1 रुपये की डकैती के लिए गया था। धीरे धीरे उस 1 रुपये के सिक्के का रहस्य कई पुलिस वालों के पास पहुंचा। वानखेड़े भी वहां मौजूद था। उसने भी सारा किस्सा मालूम किया और इत्तेफाक से अगले दिन उसे मैं मिल गया। जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। वानखेड़े का कहना है कि अगर मैं इस काम में सफल हो गया, बात जाति का खजाना हमें मिल गया, तो उसे 15 की अपेक्षा 50 करोड़ दे दूं। उसके मेरे बीच यह सौदा तय हुआ है। नहीं तो 15 करोड़ लेगा। हाँ, उसका तो वह लेनदार है ही। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम खुद ही भागदौड़ कर रहे हो, मेरे लिए कोई अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वह अकेले का ही काम है। जगमोहन फिर कुछ नहीं बोला। देवराज चौहान बाहर निकल गया। 4 दिनों की भागदौड़ के पश्चात देवराज चौहान की निगाहों में चमन लाल नाम का आदमी आया था, जो कि मीर सिंह चावला के यहाँ बंगले का सफाई कर्मचारी था, जिसकी मीर सिंह चावला के यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ड्यूटी होती थी। कभी जल्दी भी चला जाता था और कभी देर से भी। पिछले 10 सालों से मीर सिंह चावला के यहाँ चमन लाल काम कर रहा था।
चमनलाल। 52 वर्षीय चमनलाल 3 लड़कियों का बाप था। बीवी पार्वती थी। कमरे 2 थे। अपना पुराना मकान था जिसमें किसी तरह रह रहे थे। तीनों लड़कियां जवान थी और इस हालत में थी कि हर 6 महीने के बाद घर से एक टोली उठनी चाहिए थी। परंतु माली हालत ऐसी थी कि चमनलाल एक की भी शादी करने का दम नहीं रखता था, जबकि सामने 3 थी। इस बात को लेकर चमनलाल भारी तौर पर परेशान था। यह बात नहीं कि चमनलाल ने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया था, बहुत कमाया था। मीर सिंह चावला के यहाँ आने से पहले जुआ घर में काम करता था। वहाँ से 8-10 हजार रुपया महीना पीट लेता था। उसके बाद पिछले 10 सालों से मीर सिंह के यहाँ था, जहाँ से हर महीने उसे 5,000 रुपया मिलता था। अगर संभल कर चला होता तो 3 क्या 5 की शादी करके भी अपने पास बचा लेता। परंतु आदत से मजबूर चमनलाल को 2 बुरी आदतों ने घेर रखा था। एक तो हर रोज पीने की खास लत थी। शाम हुई नहीं कि हाथ में विस्की या फिर देसी बोतल या फिर ठर्रा यानी कि पीने को चाहिए थी, जो सिर पर चढ़कर बोले। और नोट आते ही जेब माल से भरा होने पर जुआ खेलना भी जरूरी था। जुआ खेलने की आदत उसे तब पड़ी थी जब वह जुआ घर में काम करता था। इन 2 आदतों ने उसे अब कहीं का नहीं छोड़ा था। खाली हाथ था। परिवार को खाना कपड़े देने के अलावा कुछ नहीं कर पाया था। लड़कियों के ब्याह का वक्त आया तो तंबू लगाने तक को पैसा नहीं था, बाकी बातें तो दूर की थी। चमनलाल जब वापस लौटा तो शाम के 8 बज रहे थे। हाफ जेब में ठूस रखा था, आधा पी रखा था और बाकी का आधा अभी पीने बैठना था। एक लड़की खाना बना रही थी, दूसरी किसी और काम में व्यस्त थी। पार्वती ने खा जाने वाली निगाहों से चमनलाल को देखा। चमनलाल की निगाहें मिली। उन नज़रों की चमनलाल ने परवाह नहीं की। यह तो रोज की बात थी। आगे बढ़कर पुरानी सी कुर्सी पर बैठा और बचा हाफ जेब से निकालता हुआ बोला, पानी गिलास ला। इन शब्द को सुनते ही पार्वती जैसे बम की तरह फट पड़ी। हर रोज यही काम, कुछ और काम भी है कि नहीं? इसे खत्म कर लूं फिर बात करूंगा, चमनलाल ने कड़वे स्वर में कहा। फिर क्या बात करेगा तू? फिर पूछूंगा तुमसे कि और क्या काम करूं। ड्यूटी तो अपनी दे आया हूं, अब घर के बर्तन साफ करने हैं या झाड़ू पोछा लगाना। इन कामों की क्या जरूरत है? पार्वती ने तीखे स्वर में कहा। 3 जवान लड़कियां घर में तैयार बैठी हैं, वह जो है सब काम करने को। छाती पर बिठाकर रखना तीनों को। एक आध की डोरी उठ गई तो घर का काम करने वाला कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? चमनलाल झुंझला पड़ा। पार्वती ने उसकी अकल पर तरस आने वाले अंदाज में गहरी सांस ली। कुछ तो अकल करो। 3 जवान लड़कियां घर में बैठी हैं, ऊपर से बुरी किस्मत तो यह है कि तीनों ही खूबसूरत हैं। बाहर वालों की नजरें इसी घर पर लगी रहती हैं। कब तक मैं पहरे पर बैठी रहूंगी? तुझे पहरे पर बैठने की जरूरत क्या है? किस साले की हिम्मत जो घर में? कोई साला घर में नहीं आता। पार्वती ने हाथ नचाकर मुंह बिगाड़कर कहा। सब बाहर गली में ही रहते हैं, लेकिन तेरी यह तीनों लड़कियां तो बाहर जा सकती हैं। चमनलाल के दांत पिच गए। गिलास और पानी ला। कुछ दूर कपड़े की सिलाई कर रही एक बेटी उठी और गिलास पानी लाकर चमनलाल के सामने रख दिया। चमनलाल ने घूर कर उसे देखा। तू जाती है बाहर? चमनलाल उसे देखकर गुर्राया। मुझसे बात कर। उससे क्या बात करता है? पार्वती ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। लड़की अपने काम में व्यस्त हो गई। चमनलाल ने तगड़ा पैक तैयार किया और घूंट भरकर पार्वती को देखा। बोल। लड़कियां जब सांड की तरह बड़ी हो जाएं तो उनसे ठीक तरह बोलना चाहिए, खास तौर से जब उनकी शादी के लिए फूटी कौड़ी भी जेब में न हो, तब तो बिल्कुल ही आवाज़ धीमी रखनी चाहिए। क्यों? ऊंचा बोलने से आसमान फट जाएगा क्या? तीनों तो पहले ही तेरे हाथों से दुखी हैं। उनकी शादी के लिए तेरे पास पैसा नहीं है। तेरे से तो बात करेंगी नहीं, मेरे से ही बात करेंगी। ऐसे में किसी चोर उचक्के का हाथ पकड़कर 2-4 दिन बाहर रह आई तो तू क्या कर लेगा? हो गया ना चमनलाल का मुंह काला। चमनलाल के होठों से गुर्राहट निकली। तगड़े 2 घूंट एक साथ भरे। 2 घूंट और मार ले, बर्दाश्त करने की हिम्मत आएगी। जुबान कम चला, नहीं तो जा जा, थोबड़ा बंद रख। गुस्से से भरी पार्वती बोली। किससे बोलूं? तीनों को तूने पैदा किया था, किसी दूसरे तीसरे ने नहीं। तब सोचता, तब तो मुझे खींच खींच कर गले लगाता था। और चुप कर। बेटियां घर में तो क्या हो गया, वे कोई बच्चियां तो है नहीं। पार्वती ने मुंह बनाकर कहा। अगर जल्दी ही तूने इनकी शादी का इंतजाम नहीं किया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या जिम्मेदारी? चमनलाल के होठ खिंच गए।
तेरे को रोज शराब चाहिए, बिना पिए तू नहीं रह सकता। पार्वती ने दायां हाथ नचाया। तो इसी तरह तेरी बेटियां भी खाने पीने के काबिल हो गई हैं। तू इंतज़ाम नहीं करेगा तो देख लेना, एक दिन ये खुद ही अपना इंतज़ाम करने लगेंगी। किसकी हिम्मत है जो? छोड़ छोड़, पार्वती ने तीखे स्वर में कहा। तू किस किस को रोकेगा? पीता रह, सारी जिंदगी तूने किया ही क्या है? 2 पैसे ज़्यादा आ गए तो जुआ खेलने बैठ गया। संभल कर चला होता तो आज यह नौबत नहीं आई होती, 2 की डोली तो उठ गई होती। लेकिन बस कर, मूड मत खराब कर। बहुत परवाह है अपने मूड की, बेटियों की परवाह नहीं। चमन लाल ने एक ही सांस में गिलास खाली किया और दूसरा तैयार करने लगा। जहाँ तू काम करता है वह तो बहुत अमीर है, पैसे वाला है, तो तू क्या समझती है वह तेरी तीनों बेटियों से शादी कर? होश में बात कर, पार्वती ने दांत पीसकर कहा। मैं तो कह रही थी कि उससे बात कर, शायद कुछ पैसा मिल जाए तो एक आध का ब्याह करके ठिकाने लगा दे। वहाँ से कोई आशा मत रख। चमन लाल ने मुंह बिगाड़ा। क्यों? वहाँ तो 10 सालों से काम, उससे क्या होता है? काम करता हूँ तो तनख्वाह भी तो लेता हूँ। चमन लाल घूंट भरकर उखड़े स्वर में कह उठा। मेरे जैसे जाने वहाँ कितने हैं, मेरा तो नाम भी याद नहीं रहता होगा मीर सिंह को। वैसे भी वह दानी आदमी नहीं है, सिर्फ तनख्वाह देने से मतलब रखता है। कोई और बात कर। और क्या बात है जो? किचन में कौन है? बीच वाली। चमन लाल की निगाह सामने बैठी छोटी पर गई, फिर पार्वती को देखा। बड़ी कहाँ है? चमन लाल तीनों लड़कियों को बड़ी, बीच वाली और छोटी कहकर ही पुकारता था। बाहर गई है सहेली के साथ फिल्म देखने, पार्वती ने कड़वे स्वर में कहा। चमन लाल ने सिर हिलाकर घूंट भरा। कुछ देर पहले मैं सब्जी लेने गई थी, पार्वती ने तीखे स्वर में कहा। जिस सहेली के साथ फिल्म देखने को कहकर घर से गई है वह मुझे सब्जी मार्केट में मिली थी। क्या मतलब? अब तेरे को मतलब भी समझाऊं क्या? इतना भी नहीं समझा कि वह किसी सहेली के साथ गई है झूठ बोलकर? अब भगवान ही जाने फिल्म देखने गई है या बनाने। चमन लाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो उठा। आने दे बड़ी को। मैं? खबरदार जो उसे कुछ कहा, पार्वती सख्त स्वर में बोली। उसे टोका तो और फैल जाएगी। अभी वह छिप कर जाती है, फिर खुल कर जाएगी। क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं कर सकेगा। एक 26 की है, दूसरी 25 और तीसरी 23 की। इनके ब्याह की फिक्र कर, कहीं से नोट ला, चोरी कर, डाका मार, लेकिन इनकी डोरियां उठा दे, नहीं तो कल को ये घर में ही मेला लगाने लगेंगी और हमें बाहर पहरे पर बैठना पड़ेगा। फिर मत कहना कि मैंने तुझे पहले नहीं। चमन लाल ने कड़वे स्वर में उसे डांटा और पूरा गिलास खाली करके नीचे पटका और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 1 मिनट का चैन नहीं है घर में। खराब मन से चमन लाल बाहर निकलता चला गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।